हेलो लेडीज़, उम्मीद है किसान की आँख फिल्म वाली 83 साल की शूटर दादी प्रकाशी तोमर जी का पिछला इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त फीमेल पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ लाती रहूं। इसलिए अपडेट रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कहते हैं गाँवों में संसाधनों की कमी होती है, इसलिए गाँव के बच्चे प्रगति नहीं कर पाते हैं। आज हम मिलेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनके गाँव की आबादी ही 1500 है। जी हाँ, आज हम मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश की बेटी सीहोर के एक छोटे से गांव भोजपुर की रहने वाली 23 वर्ष की मेघा परमार जी से, जिन्होंने पिछले साल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उसके अलावा भी वो 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर चुकी है, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका का किलिमंजारो भी शामिल है। तो गाँव से लेकर भाइयों के लिए खाना बनाने के लिए शहर आने तक और माउंट एवरेस्ट के सफ़र तक, आइए हम बात करते हैं जाबाज पर्वतारोही मेघा परमार जी से। मैं मेघा परमार, मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमन जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। साथ ही मैं पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और आज मेरा इंटरव्यू है वो है हर टॉक्स में। हर टॉक्स महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर एक महिला को इंस्पायर कर रहा है, बहुत अच्छी सी स्टोरीज लेकर आ रहा है। स्पेशली वुमेंस की सक्सेस स्टोरियाँ वो सबके सामने लेकर आता है, जिससे बहुत सारी लड़कियाँ और वुमेंस इंस्पायर होती हैं। सो हर टॉक्स एक लीडिंग चैनल है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक्सक्लूसिव फीमेल टॉक शो हर टॉक्स में। नमस्ते मैडम। मेघा जी, आज आपसे कई बातें होंगी, आपके जुनून, आपके जज्बे के बारे में, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मेघा परमार है और मैं मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के छोटे से गांव भोजनगर की निवासी हूँ। मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं और मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट समिट किया है। इसी के साथ मैंने 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन्स भी क्लाइंब किए हैं और अभी वर्तमान समय में पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और मैम, आप बहुत सारा काम कर रही हैं। तो मैम, आपकी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट हिमालय पर चढ़ाई करना और उसे फतेह करना। लोग 5 मंजिल पैदल चलने पर ही जवाब देने लगते हैं कि बस अब और नहीं चढ़ना, और आप तो सीधा हिमालय पर ही चढ़ गई। तो आपने कैसे और कब बनाया इतना खतरनाक और ज़बरदस्त लक्ष्य? बेसिकली मैं एक ग्रामीण परिवार से आती हूँ और ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ जॉइंट फैमिली है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे परिवार में 6 बुआएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं। तो छोटे छोटे अंतर आ जाते थे। जैसे अभी के टाइम में तो चेंज हो गया। उस समय ये था कि चुपड़ी रोटी जो होती थी मेरे भाई लोगों को मिलती थी, पूरी रोटी हम लोगों को मिलती थी। तो मेरा हमेशा से घर के बड़े सदस्यों से ये सवाल होता था कि तुम्हारे कोरी रोटी क्यों, तुम्हारे भी चुपड़ी रोटी चाहिए। तो जब मैं 9th क्लास में थी तो एक जवाब आया था कि तुम कहीं करोगी, तुम्हें खिला के कई फायदो छोड़ो, घर को नाम रोशन करेगो। तब मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता, मैं भी कुछ ऐसा करूंगी कि मेरे पिताजी का नाम रोशन हो। आज हम सब देश वगैरह सारी बातें करते हैं, पर हर एक बच्चे की पहली चीज वहीं से शुरुआत होती है कि कुछ ऐसा करना है कि मेरे पिताजी बोले कि ये मेरा बच्चा है, इसने ऐसा किया। मेरी शुरुआत भी वैसे वहीं से हुई थी कि कुछ करना है। फिर अखबार में पढ़ा था जब मैं कॉलेज में थी कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। तब मुझे क्लिक हुआ कि मुझे भी माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है। जब मध्य प्रदेश के लड़के कर सकते हैं, 32 साल हो गए बच्चेंद्री पाल मैम को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किए हुए, मध्य प्रदेश से कोई भी लड़की माउंट एवरेस्ट टॉप पर क्यों नहीं गई। तो वहां लगा कि मेरे को भी 2 हाथ पैर दिए, मैं क्यों नहीं कर सकती। जब हम ये सोचते थे तो समझ लीजिए फिर उस दिन हम कुछ भी कर लेते। बिल्कुल तो सही वहीं कह से रहे हैं। मेरी शुरुआत हो जाती है। सोचना ज़रूरी है, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। गाँव से लेके माउंट एवरेस्ट तक का सफ़र कैसा था? थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत टफ रहा था क्योंकि हम लोगों को ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि हम लोअर टी शर्ट और जींस तो हमारे लिए बहुत गंदा परिधान माना जाता है, सलवार सूट ही हमेशा पहनना होता है। तो वहाँ ये सोचना कि मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो बहुत अलग चीज हो जाती है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी, और उनको कन्वेंस करना। और वो जब लोगों से छिपाते हैं, जब मैं ट्रेनिंग पे जाती थी तो वो टाइमिंग बड़ा टफ था। और मेरी पढ़ाई भी कुछ ऐसे ही अचानक स्टार्ट हुई थी कि मुझे सीहोर भेजा गया था, वो भी इसलिए कि मैं भाइयों की रोटी बना सकूं।
वो लोग वापस भाग भाग के गांव आ जाते थे क्योंकि उनको खाना अच्छा नहीं लगता था वहाँ के भाइयों का हाथ का। बल्कि हमारे यहाँ ये होता कि 12th के बाद तुरंत लड़कियों की शादी हो जाती है, और मेरा भी यही था मेरे फैमिली का कि मेघा ने 12वीं कर ली, अब शादी कर देंगे। पर कहते हैं ना, ऊपर वाला आपको कब प्लेटफॉर्म देता है आपको खुद पता नहीं होता। तो मेरी लाइफ का प्लेटफॉर्म, पहला गोल्डन प्लेटफॉर्म था, मेरे बड़े पापा सीहोर गए, उन्होंने देखा कि बच्चों के घर के सामने गर्ल्स कॉलेज है, लड़कों के रूम के सामने, तो एक काम करते हैं मेघा को सीहोर गर्ल्स कॉलेज में शिफ्ट कर देते हैं, इसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी और बच्चों लड़कों को घर का खाना भी मिल जाएगा। और ऐसे मैं सीहोर आई और ये मेरी लाइफ का प्लेटफॉर्म था। पर होता ये था कि जो इनका रूम, मेरे भाइयों का रूम था, वो दूसरी मंजिला पे था और नीचे हेडपंप से पानी लेके जाना पड़ता था। तो सुबह 14-14, 15-15 कुप्पे जो होते हैं उससे भर के मुझे पानी ऊपर लेके जाना पड़ता था। तो वो मेरे लिए उस समय तो बड़ा टफ था। पर मैं आज में सोचती हूँ कि शायद मैं उस दिन इतने कुप्पों से पानी नहीं भरती, तो आज मेरे पैर इतने मजबूत नहीं होते कि वो माउंट एवरेस्ट समिट कर बिल्कुल सके। सही कह रहे हैं आप। मतलब स्ट्रगल ने आपको माउंट एवरेस्ट के लिए रेडी कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं सभी से कहूंगी, कई बार हम लोग रोना रोते हैं कि ऊपर वाला मुझे इतना कष्ट दे रहा है, तो होता यह है कि ऊपर वाला या तो जाने अनजाने हमें बहुत बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा होता है, या एक बहुत बड़ा झटका हमें लाइफ में मिलने वाला होता है, या कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली होती है, उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहा होता है। एक्चुअली हम समझ नहीं पाते उस टाइम को, हमें लगता है कि भगवान हमारे हाँ साथ जी, गलत कर रहा है, बट वो हमारे अच्छे हाँ के जी, लिए सब कुछ कर रहा होता है। बिल्कुल। तो मैम, आपने किस दिन माउंट एवरेस्ट फतेह किया था और उस दिन आपने चोटी पर पहुंचकर क्या क्या किया, और थोड़ा उस पर्टिकुलर दिन के बारे में बताइए। सो यहाँ नॉर्मल लाइफ होती है और पहाड़ों की लाइफ बहुत अलग हो जाती है। हमारे जो जूते होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं, 25 किलो का बैग हमारे पीछे होता है। हम लोग रात को क्लाइंबिंग करते हैं क्योंकि दिन में एवलांच आने के चांसेस होते हैं। रोज 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 9-9, 10-10 घंटे हम चलते हैं। ऑक्सीजन इतनी कम होती है, जैसे आप 10 मंजिला इमारत चढ़ते हैं, आपका हार्ट कैसे पंप करता है वैसे हमारा बेस कैमर कैम्प 1 में हार्ट पंप करता है। और ऐसे पहाड़ों के रास्ते पे बर्फ पे चल के हम ऊपर पहुंचते हैं। ऐसे हमें माउंट एवरेस्ट का एक्सपीडिशन 2 महीने का होता है। जैसे कैंप, जिसमें 4 कैंप होते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, और हमें हर बार जाना होता है, आना होता है, ये एक्लिमेटाइजेशन पीरियड होता है। वहाँ हम बर्फ खोदते हैं, पिघलाते हैं और वो पीते हैं। खाने को कुछ प्रॉपर होता नहीं है, सूप पीते हैं। बॉडी पहले फेट खाती है, फिर मसल्स खाती है, फिर अंदर अंदर खुद को खाना स्टार्ट कर देती है। कई दफा हमारे साथी क्लाइंबरों को खून की उल्टी होती है। बहुत सारी चीजें होती है जो माउंटेन पे हम सोच नहीं सकते। बहुत तेज हेडिक होता है। कई दफा इतनी ठंड होती है कि फ्रोस्ट बाइट हो जाता है, जिससे उंगलियां काटनी तक पड़ सकती है आपकी। और ऐसे कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 के चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं हर कैंप में। कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट, जहाँ वॉशरूम भी जाना होता है तो कैराबिनर लगा के जाना पड़ता है। फिर आता है कैंप 3 के बाद डेथ जोन, जहाँ से हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेते हैं। और उसी के बाद आपको जो ग्लेशियर की दबी हुई डेड बॉडीज से वो निकल के बाहर दिखनी आपको शुरू हो जाती है। कई दफा आपको डेड बॉडीज के बगल से क्रॉस करना पड़ता है, कई दफा डेड बॉडीज के ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है। फिर आप कैंप 4 पहुंचते हो, जो डेड बॉडीज का हब है एक तरह से। वहां यदि किसी भी क्लाइंबर की डेथ होती है तो उसे स्लीपिंग बैग में बंद करके, जैसे गेहूं की कैसे खप्पियां लगा देते हैं, सेम वैसे लगा दी जाती है और वहां आपको रहना होता है। और वहां से फिर 18 घंटे का समिट पुश होता है। और जरूरी नहीं है आप जा रहे हो तो आप वापस आओगे। तो सो फाइनली 2018 में मेरा सक्सेसफुल समिट नहीं हुआ था, मात्र 700 मीटर मेरा रह गया था। मैं जब वापस घर आई तो हुआ ये था कि लोग बोलने लगे थे, अरे इस लड़की का 700 मीटर नहीं हुआ, मात्र इतना सा छोड़ के आ गई। पिताजी को लोग ताना मारने लगे थे, आपने इतना कुछ किया, लड़की ये क्या वो क्या। तो ऐसे टाइम में मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में आ गई थी। तो जब भी आपको डिप्रेशन हो या टेंशन हो तो आप एक काम कीजिएगा, कुछ भी कदम उठाने से पहले एक डायरी और पेन लीजिएगा, सारी मन की बातें खाली कर दीजिएगा। जब तक आप किसी से शेयर नहीं करोगे, आपका मन हमेशा भरा भरा रहेगा। तो कहीं और करने से अपेक्षा है कि असफलता मिली है तो लिखो क्यों मिली है। तो मैंने लिखा था कि शायद मैंने इंडियन फूड नहीं प्रॉपर लिया था। मैंने लिखा था कि शायद मेरी ट्रेनिंग इतनी प्रॉपर नहीं थी। और फाइनली मैं फिर से रेडी हुई थी। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ मंजूर नहीं होता प्रॉपर एक साथ। मैं कोर्स करने के लिए गई थी और वही मेरा आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग के दरमियान फॉल हो गया था और मेरी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी। और मनाली से दिल्ली मुझे एक बेल्ट बांध के भेज दिया गया था। और फिर भोपाल पहुंची और MRI कराया, तब पता चला कि 3 हेयरलाइन फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डी में, और जिसे रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और वो टाइम मेरे लिए मेरी लाइफ का मतलब एक ऐसा कहते हैं ना, मैं ऊपर वाले को बोल रही थी कि भगवान जी, पहले तो माउंट एवरेस्ट समिट नहीं हुआ, नौकरी है नहीं,
एक शरीर बचा था वो भी तोड़ दिया, अब आप बताइए क्या करेंगे। तभी डॉक्टर आके बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने पूछा सर क्यों? तो पता चलता है कि जो मेरी नीचे वाला बिल्कुल हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था वो मात्र आधा इंच बच गया, वरना मैं जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो सकती थी। तो भगवान कभी कभी हमारे साथ इतना बुरा करता है। तो मैंने उस समय थैंक यू बोला कि चलो ठीक है, रीढ़ की हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर हुए एयरलाइन वो रिकवर हो गए 1 साल बाद। पर मान लो मैं कभी हमेशा व्हील चेयर पर बैठ जाती तो आज कुछ नहीं कर पाती ना। तो मैं बहुत आस्तिक हूँ, मैं डेली पूजन नहीं करती, अगरबत्ती बिल्कुल नहीं लगाती। पर मुझे ऊपर वाले पे बहुत आस्था है। ये वहीं से था। फिर मैंने डबल से ट्रेनिंग स्टार्ट की, डेली में 10 किलोमीटर रनिंग करती थी और 2019 में पूरी तैयारी के साथ मैं माउंट एवरेस्ट के सफर पे गई। जैसे 2018 के चैलेंजेस थे पहाड़ों के, वो फिर से नए चैलेंजेस सामने आए, वही टफ हेडेक, डिहाइड्रेशन, क्योंकि पानी वहाँ प्रॉपर मिलता नहीं है, फूड मिलता नहीं है, हमारे होंठ सफेद पड़ चुके होते हैं, खून खून निकलता रहता है जगह जगह से। और ऐसे करके हम ऊपर पहुंचते हैं और फाइनली 22 मई सुबह 5 बजे 2019 को मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट के टॉप पे थी। और वहां जब हम इंडिया का फ्लैग लेके खड़े होते हैं ना, ऐसा लगता है कि आज भी मैं बोल जाऊँ तो मेरे को लगता है मेरे रोम रोम खड़ा हो रहा है। सो वो फीलिंग हम बता नहीं सकते क्या फील होता है। और मेरे मन में तो एक ही गाना आया था कि आज मेरे ऊपर आसमान नीचे, इससे ऊपर या तो आसमान है या भगवान है। और टॉप ऑफ द वर्ल्ड से दुनिया के सारे माउंटेन्स छोटे नजर आते हैं, दुनिया गोल है ये नजर आती है। बता नहीं सकते वहां से कैसा फील होता है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था जब आपने कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जब आपने झंडा फहराया, तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, तो आपको कैसा फील हो रहा होगा। वो मैंने मैम जितना, हाँ जी, नहीं, आप बोलिए बोलिए, आप कुछ मतलब कह रहे जितना थे। कहा जाता है हमारे पहाड़ों की भाषा में कि सबमिट करना जितना जरूरी है उतना ही रिटर्न आना बहुत जरूरी है। तो मैं जब सबमिट से नीचे आ रही थी तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन होती है। जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था। जैसे हम लोग नॉर्मल चश्मा पहन गिर जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, पहाड़ों पे आपका सनग्लासेस गिर जाता है तो सूरज की किरणें बर्फ पे गिरती है, बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर रेटिना पे आती है, जिससे रेटिना झुलस जाती है। देखने बहुत आप मुश्किल होता जिंदगी भर होगा। के लिए अंधे हो सकते हो। जी, आप जिंदगी भर के लिए अंधे हो सकते हैं, 4 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे स्नो ब्लाइंडनेस कौन सा हुआ है। स्नो ब्लाइंडनेस मतलब आपकी आंखें सूज जाती है और बहुत तेज दर्द होता है और आप अंधे हो चुके होते हो। ऐसे हम कैंप 4 पहुंचते हैं और फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूरी में हमें कैंप 4 में डेथ जोन में रात बितानी पड़ती है। तो सुबह मैं जागती हूँ तो मेरा शेरपा से मैं पूछती हूँ, दाई ये बताओ आप रोज को रात को जोर जोर से हिला क्यों रहे थे मुझे? शेरपा बोल रहा था मैं चेक कर रहा था कि तुम रात को मरी तो नहीं हो, क्योंकि अधिकतर ओह! क्लाइंबर सबमिट के बाद इतना थक जाते हैं कि ऑक्सीजन अपने आप खत्म हो चुकी होती है या बॉडी अपना साथ छोड़ चुकी होती है। तो वो टाइमिंग मेरे लिए सुनना बहुत अजीब सा रहा। फिर चलना स्टार्ट किए पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सडनली कैंप 3 कैंप 4 के बीच मेरा ऑक्सीजन एकदम खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन जब खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं से भी सांस नहीं आ रही थी मुझे। तो गला बहुत तेज दबने लगा था और मैंने अपने शेरपा को भी बोला था कि दाई आप छोड़ के चले जाओ। थैंक गॉड कि वो मुझे छोड़ के नहीं गए थे। और सारे क्लाइंबर मुझे क्रॉस करके जा रहे थे क्योंकि रास्ता एक ही था और शायद मैं कुछ सेकंड्स की मेहमान थी। मतलब सारे रोम छिद्रों से लिक्विड निकलना स्टार्ट हो चुका था, नाभि के पास कुछ बहुत तेज इकट्ठा हो रहा था और कुछ सेकंड की बात थी। और मेरा शेरपा सबसे पूछ रहा था कि ठीक है बचा हुआ ऑक्सीजन है तो दे दो, मेरा बहनी मरने वाला है, बहनी मतलब बहन। हाँ, हाँ, समझ और गए। उसी समय मेरे शेरपा का दोस्त वहां से गुजरते हैं और लाकपा दाई बोलता है मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो मुझे तुरंत बची हुई ऑक्सीजन देते हैं और मुझे जिंदगी की सबसे कीमती और गहरी सांस मिलती है। और पहले मैं झूठे वाले प्लांटेशन करती थी, मतलब जो हम लोग करते हैं ना, कभी कभी हाँ लगा जी, दिए, साल भर केयर नहीं करते। हाँ जब जी। मेरा ये ऑक्सीजन खत्म हुआ था मैम और मुझे कीमती सांस मिली थी, उसके बाद मैं जब भी प्लांटेशन करती मेरे गाँव में, मैं हमेशा उस पेड़ की 1 साल से पूरी रक्षा करती हूँ। और जब हमें बाद में अस्पताल में आने के बाद पता चला था कि जो क्लाइमर जिनकी डेथ हुई थी उनका नाम था अंजलि कुलकर्णी, जो मुंबई की क्लाइमर थी। उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर बुक भी लिखी है कि अंजलि मैम की जो सांसें हैं, मैं जब सांस लेती हूँ तो शायद ऐसा लगता है उनको कि मेरे गले के अंदर उनकी सांसें चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी किसी की अमानत है। और इस पूरे माउंट एवरेस्ट के सफर ने सिर्फ मुझे पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुंचाया बल्कि मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। सही कह रहे हैं आप। हमें लगता है कि माउंट क्लाइंबिंग करना बहुत ईज़ी है, पर ये बहुत ही टफ टास्क है। बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि आपने बताया अभी। तो मैम,
जब एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं तो उस समय बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारी डेड बॉडीज को देखा, तो ये तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि डर नहीं लगा कि अभी आपको इस काम को छोड़ देना चाहिए, आपको स्किप कर देना चाहिए और कुछ और काम स्टार्ट करना चाहिए? अ, जब हम डेड बॉडीज को क्रॉस करते हैं या कई दफा बड़े बड़े अवलांच देखते हैं, तब ऐसा कई दफा मन मन हमारा दो मन होते हैं मेरे शरीर में, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो हमारा दूसरा मन हमारे ऊपर काबू होना चाहिए, जो हमेशा बोलता रहना चाहिए कि मैं जब तक करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये तो चैलेंजेस है लाइफ के, ये तो हमें फेस करने पड़ेंगे। पर जब हम क्लाइंबर्स की डेड बॉडी को देखते हैं मैम, तब ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद मेरे साथ भी ये हो सकता है, इसकी जगह मैं तो ना रहूं अगला। तब थोड़ा सा दिल डरता है बस। ओके। पर कभी भी ये नहीं आता, मतलब वहां बल्कि ये सीखने को मिलता है कि मौत कहीं भी आ सकती है, आप उस रोड पे भी आ सकती है, वहां भी आ सकती है, तो करके मरना अच्छा है ना, या खाली पीली ऐसे रोड पे मरना अच्छा है। सही बात है। और तो कभी भी आ सकती है। एटलीस्ट आपको हमेशा ये तो रहेगा कि मैं अपने देश के लिए करा और उसके बाद में कुछ भी हुआ आगे। हाँ जी। तो मैम, आपको माउंट क्लाइंबिंग करते हुए क्या-क्या मुश्किलों को फेस करना पड़ता है? विशेषकर माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो को जब आपने चढ़ाई कर रही थी उस समय? तो ये मैं आपको माउंट एवरेस्ट के चैलेंजेस बताए थे मैम, कि वहाँ बहुत ज्यादा हाँ जी। डिहाइड्रेशन हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं होती है, में फोर्स फाइट हो सेम जाता प्रॉब्लम है। आपको किलिमंजारो पे भी आई थी? जैसे मैंने दुनिया के फिर 4 महाद्वीप के पूरे माउंटेन्स क्लाइंब हाँ किए, जी। जैसे हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है ना, हाँ जैसे जी। हर माउंटेन अपने आप में विशेष होता है और अलग होता है। जैसे मैंने माउंट एल्ब्रूस, यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब किया था, तो वहाँ चुटकियों में वेदर चेंज हो रहा था, कभी वहाँ इतनी ठंड लगती थी कि ऐसा लगता जैकेट वैकेट सब कुछ पहन लो, और इतनी गर्मी हो जाती, चंद सेकंड बाद कैसा लगता था सारी जैकेटें निकाल के रख दो, धूप इतनी तेज है, पानी की प्यास लगने लग जाती, फिर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता था, फिर विंड स्टार्ट हो जाती थी। पल पल में वेदर चेंज हो रहा था कि कंफ्यूज कंफ्यूज हो रहे थे कि करे क्या। और किलिमंजारो में क्योंकि वो रेतीला है बहुत, तो हाँ वहाँ जी। क्योंकि वो ज्वालामुखी है, तो वहाँ इतना ज्यादा रेत का तूफान आ रहे थे कि वो अलग चैलेंज था। और वहाँ फिर हवा भी बहुत तेज होती है, ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप चलते रहते रेतीले तूफान जब चेहरे के ऊपर आके कंकड़ लगते, तो एक एक पत्थर ऐसा चुभता है चेहरे पे कि बिल्कुल जान निकल रही होती है। और टीम को लीड किया था मैंने उस समय, तो वो चैलेंज मेरे लिए डिफरेंट था। मैंने एमपी की ओल्डेस्ट वुमन की 48 ईयर्स की, उनको क्लाइंब करवाया था। 15 साल का बच्चा था, उसको क्लाइंब करवाया था। और पूरे देश के पहले डॉक्टर है शिशु रोग विशेषज्ञ, उनको क्लाइंब अच्छा। करवाया था। तो ये चैलेंजेस मेरे लिए बहुत डिफरेंट थे। तो मैम, जब आपने माउंट एवरेस्ट, एल्ब्रूस और किलिमंजारो पर हमारे भारत का झंडा फहराया, तब आपको कैसा महसूस हुआ? मैम, हर माउंटेन की चोटी पे समिट पुश बहुत टफ होता है। उन समिट पुश के चैलेंजेस को पार करने के बाद बिल्कुल हालत टाइट हो रखी होती है, और ऐसी कंडीशन में ऐसे मरती हुई हालत, जो लोग कहते हैं ना बिल्कुल शक्ति नहीं होती है, ऐसे करके जब इंडिया का फ्लैग निकालते हैं, समझ नहीं आता उस समय जोश कहाँ से जाता है अंदर से, ऑटोमेटिकली फिर से बैटरी फुल चार्ज हो जाती है 100%। और वो जो फीलिंग होती है ना, क्योंकि दूसरे देश में या कहीं भी विदेश में, मैं मेघा परमार हूँ, ना मैं मध्य प्रदेश या सीहोर की वासी हूँ, वहां मैं एक भारतीय होती हूँ, इंडिया की वासी। तो जो इंडियन फीलिंग इंडिया के फ्लैग के साथ होती है, वो अपने आप को खुद को भी प्राउड फील होता है। और वहां पे चोटी पे जो तिरंगा फहराता है और हवा में वो हिल रहा होता है, उसको फ्लूट करने का मन करता है हमेशा। कभी आपकी मुलाकात बिशेंद्री पाल जी से या अरुणिमा सिन्हा जी से हुई? जी बिल्कुल, बछेंद्री पाल मैम से मेरी बातें जरूर होती रहती है कई दफा, अच्छा। उनसे मिलने का अवसर मेरा नहीं लग पाया। अरुणिमा सिन्हा मैम से मेरी मुलाकात हुई है 2 बार, और वे जब भी मैं उनको सुनती हूँ मैं हमेशा इंस्पायर होती हूँ, और वो करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने वाली महिला है, तो उनसे मिलने के बाद तो अंदर और जोश भर जाता है। तो मैम, आपके माउंट क्लाइंबिंग के अलावा और क्या-क्या शौक हैं? जैसे म्यूजिक वगैरह कुछ और भी? मुझे खेतों में काम करना बड़ा पसंद है, पिताजी की अच्छा। मदद करना बहुत पसंद है। मुझे गायों का गोबर हुआ या दूध लगाना हुआ बहुत पसंद है। मुझे पेंटिंग्स करना, मतलब मांडना, लिपन आर्ट बनाना बहुत पसंद है। मुझे लोकगीत गाना बहुत पसंद है। तो जैसे कि आपने कहा अभी मुझे लोकगीत, तो मुझे आपसे 2 गाने तो ज़रूर सुनने हैं। ओके, लोकगीत की। हाँ, हाँ, लोकगीत।
ओके। और जी बिल्कुल। और मुझे वो हर चीज पसंद है जो मैं बचपन से देख कर करती आई हूँ। मतलब हमारे नॉर्मल शौक दूसरे बदल जाते हैं समय के अनुसार, पर जो जिन चीजों की वजह से हम आज भी यहाँ हैं वो शौक, जैसे झूले पे बहुत तेजी से झूले लेना, अम, ये सब मुझे बहुत पसंद है। मैं दिल से करती भी हूँ हमेशा। आप तो बिल्कुल देसी गर्ल है। तो अभी लोकगीत लोकगीत तो सुना दीजिए। ओके, सो हमारे यहाँ का मालवी भाषा में गीत गाए जाते हैं। जो भी गाए जाते हैं वो भजन हुआ या हाँ जी, लोकगीत कोई हुए। कुछ भी जो आपका तो फेवरेट हो वो। मैं आपको मेरा जो फेवरेट हो, मुझे भजन भी बहुत पसंद है, तो मैं आपको भजन सुना सकती हाँ हूँ। जी। ओके, तो जो मेरी मम्मी और मेरा फेवरेट भजन है वो ऐसा है। सुनी राधी तेरा श्याम बनूं मैं, सुनी राधी तेरा श्याम बनूं मैं, हर दिन रोज तेरा नाम जपूं मैं, सावन का महीना होगा, बागों में जो झूला होगा, सुन झूले तेरी डोर बनूं मैं, सुन झूले तेरी डोर बनूं मैं, हर दिन रोज तेरा नाम जपूं मैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा गाया और आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू। मुझे गाने भी बहुत पसंद है, मूवीज बहुत पसंद है, पर मुझे मेरी लोकल चीजें हैं वो भी मुझे बहुत पसंद आप बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छा लगा सुन के। तो है। मैम थैंक यू। आपकी फैमिली ने और आपके दोस्तों ने आपको कैसे सपोर्ट किया आपके अभी तक की जर्नी में? आ, मेरी मेरी ढाल जो हमेशा रहे वो मेरे पिताजी रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुधरी सुधरी रही थी, बहुत नादानियां करती थी मैं। तो जब मुझे गांव से निकल के मेरे पिताजी ने शहर भेजा था, तो मुझसे एक ही बात बोली थी कि बेटा तू जो भी कर दे बस याद सोच के कर जे, तू अच्छो करेगी तो भी हमारा नाम होएगा, तू बुरो करेगी तो भी हमारा नाम होएगा। तो मैम आप बिल्कुल। एक गांव से हैं, जैसे कि अभी आपने गाना भी सुना, बिल्कुल आप देसी गर्ल हैं। आज शहर में लड़कियां बाहर निकलती हैं तो भी दुनिया उनके बारे में कई बातें बनाती हैं, और आप तो गांव से निकली, तो उस समय आपके घर गांव वालों ने या आपके आसपास वाले लोगों ने क्या बातें बनाई थी आपके लिए? अरे उनकी लड़की तो पहाड़ पहाड़ घूमती फिरे, यहाँ जाए 2-2 महीना के लिए गायब रे, पतो नहीं टेंट में रे, कहीं कहीं हो है, बाल कटवा लिया, पर कटवा लिया, छोरा उनका कहीं रे, छोरा उनका कहीं कपड़ा पहने वा तो कमर टूट गई, अब काको छोरो ऐसे ब्याह करेगो। ऐसी बहुत सारी तमाम बातें होती हैं जो ऐसा लगता है कि क्या कान फट जाएंगे क्या। तो तब ऐसा करना चाहिए कि इस कान से सुनना चाहिए, उस कान से निकाल देना चाहिए। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो लोग बातें करेंगे। तो अब क्या कहते हैं जब आपने माउंट एवरेस्ट अचीव कर लिया, तो अब उनकी बातें कैसी रहती हैं? तो जब मैं मध्य प्रदेश आई, मध्य प्रदेश की जीके की बुक में मेरा नाम आया, उस दिन जब मेरा वेलकम हुआ, तो जो लोग मेरे पापा को ताना मारते थे वही लोग मेरे पिता को कंधे पे बिठा के डीजे से स्वागत कर अरे रहे थे, वाह। मेरे और मेरे पिताजी का। और वही लोग सेल्फी लेके बोल रहे थे कि हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची है। तो लोगों को चेंज होते कभी भी देर नहीं लगती है। तो जो बिल्कुल। वो बहुत तुच्ची बातें कर रहे होते, तब उनकी बातों में आके अपना काम कभी मत छोड़िए। थैंक जो यू। लोग आज आपके अपोजिट है वही आपके साथ खड़े होंगे, बस ये सोचना और आगे बढ़ना है। बट आपको बस आपको प्रूव करके दिखाना है लोगों को। लोग अपने बिल्कुल आप ही बिल्कुल। अपने सेंटेंस चेंज कर देते हैं, अपनी बातें चेंज कर देते हैं, जैसा कि आपके साथ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, और मैंने देखा था कि एक फोटो में आपने माउंट एवरेस्ट पे भारत के झंडे के अलावा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का झंडा भी ले रखा था। तो इस बेटी बचाओ अभियान हाँ के लिए जी। आप क्या क्या कार्य कर रही हैं? पहले तो मैं स्पेशली लड़कियों के लिए, जो मेरे हम उम्र की लड़कियां, मैं उनको बहुत अच्छी से समझती हूँ। तो जब मैं कॉलेजेस में जाती हूँ तो मेरा अधिकतर मेरी उम्र की लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं वो ब्लैकमेलिंग की बहुत शिकार हो रही है, बहुत ही तो ज्यादा, छोटी छोटी बातों पे। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जो एक लाइन है जिससे मैं हमेशा अवेयर करती हूँ कि पहला कदम ही सुरक्षा है, पहला कदम ही सुरक्षा है, सबसे इम्पोर्टेंट। इस पे काम करती हूँ मैं। बच्चियों के मासिक धर्म पे काम करती हूँ मैं, कि हमारी बच्चियां बहुत अनहाइजीनिक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं। फेस करती तो हैं? मैं मेंस्ट्रुअल कप और पैड इन सब के बारे में उनको अवेयर करती हूँ। और गांव में तो अभी भी प्रॉपर हाइजीन के सॉल्यूशनों को अपनाते नहीं है, तो उस पर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ।
और सारी लड़कियों के एजुकेशन पे काम करती हूँ। पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं या पढ़ाओगे नहीं तो सारे दरवाजे आपके लिए बंद हैं। और आपका फ्यूचर विजन क्या है? मुझे सातों महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन्स क्लाइंब करने हैं और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है। चाहे मैं कैसे भी करूँ, नई दिशा देनी है, बहुत सारी लाइनें खड़ी करनी है। मैं तो बुढ़ी होके चली जाऊंगी ऊपर, तो बहुत सारी और लाइनें बना के जानी है ताकि और भी बच्चे अलग अलग फील्ड में बहुत सारा अच्छा अच्छा करें, देश को और भी बहुत सारे प्रतिभावान बच्चे मिले। बस बिंगा माउंटेनियर, आप देश की महिलाओं को और विशेषकर देश की आपकी जैसी उम्र की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरा एक ही लाइन पे हमेशा झुकाव रहा था, वो ये था कि जब तक चढ़ूंगी नहीं, जब तक छोड़ूंगी नहीं। तो आप सब भी अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए और खुद से बोलिए कि जब तक आप उसे पा नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस लाइन को सुनने के बाद में काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो मेघा जी, आप वाकई में एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन है। आपको देखकर कई लोगों को एक उम्मीद मिली होगी हमारे फतेह करने जैसे कार्य भी जुनून और सब्र के साथ किए जा सकते हैं। तो मैम, हर टॉक्स आपके जज्बे को सलाम करता है। आपने अपना इतना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमसे बात की, उसके लिए मेरे और मेरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओ वुमनिया दिले जाबाज और जुनूनी मेघा परमार, जिन्होंने साबित किया कि गांव की मिट्टी से निकल के भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। यदि आप भी माउंट एवरेस्ट जैसा बड़ा मिशन बनाना चाहते हैं और इस संबंध में मेघा परमार जी से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। और हाँ, अपने अगले वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ इंडिया की वंडर गर्ल से, जिसने 14 वर्ष की आयु में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। बाकी तब तक अपना ध्यान रखिए। मैं अंजू शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।